लाख 11.5 लाख बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते दोनों को अगर ऐड ऑन कर लें तो वो सीट जो है वो 1.5 लाख से कम है। इसका ये 10 लाख या 10 लाख से बच्चे ऐसे हैं जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, सीट नहीं होने की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। वो भी शाहिद साहब के ऊपर बहुत यकीन करती है। जिनके पास बजट कम है या जिनके घर में ऐसे लोग नहीं हैं जो पटना और दिल्ली जा करके एग्जाम एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर पाए, तो उन सबको इनकी तरफ से बहुत मदद मिलेगा। वो उसके अनुसार पढ़ाई होगी। रशिया में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ के जो कम्युनिटी मेडिसिन का गाइडलाइन है, ने मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन को पढ़ना शुरू किया है 1760। लगभग हमसे 128 साल पहले से वो लोग मॉडर्न मेडिसिन को पढ़ रहे हैं। आदाब। जैसा कि तारिक इकबाल साहब ने इंट्रोड्यूस किया, और आज मधुबनी की धरती पे आकर के मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मधुबनी बिहार का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जो सांस्कृतिक रूप से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। बहुत सारे पहलू से यहाँ का खाना, मधुबनी पेंटिंग्स पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो आज मतलब कि इस धरती पे मुझे मतलब आने का मौका मिला है, और हमारे साथ मधुबनी के बहुत सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे साहब, जो कि डायरेक्टर हैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के, श्री कैलाश भारद्वाज साहब जो कि डायरेक्टर हैं पोल स्टार स्कूल के, और डॉक्टर मनोज कुमार झा साहब जो प्रिंसिपल हैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के, और जनाब महताब सिद्दीकी साहब जो आरजेडी के लीडर हैं, और जनाब शाहजहां अंसारी साहब जो एक्स वार्ड काउंसलर हैं। तो यहाँ पे बात शुरू करते हैं हम एमबीबीएस से। देखिए, हम सारे लोगों ने इस चीज़ को तो फेस किया ही है कि हमारे कंट्री में, हमारे राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी नज़र उठा करके देखें, डॉक्टर की कमी पाई जाती है, ख़ास तौर से अच्छे डॉक्टर्स की। दूसरी चीज़ कि ये प्रोफेशन एक ऐसा है जिसको नोबल प्रोफेशन बोलते हैं। लोगों का ये मानना है कि भगवान के बाद अगर किसी का मतलब कि रुतबा है, पोजीशन है, तो वो है डॉक्टर का। यही वजह है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के वो समाज का, सोसाइटी का सेवा करें। लेकिन इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानना चाहिए कि हमारे कंट्री में जितने लोग ड्रीम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। एक आंकड़ा, एक फिगर अगर देखा जाए तो हर साल 22 से 24 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में अपेयर होते हैं, जिसमें से 10.5 लाख, 11 लाख, 11.5 लाख बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। इट मीन्स कि जो एजेंसी एग्जाम लेती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सर्टिफिकेट देती है 11 लाख बच्चों को लगभग कि आप एलिजिबल हो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य जो मैंने कहा, इस वजह से कहा कि हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों को अगर ऐड ऑन कर लें तो वो सीट जो है वो 1.5 लाख से कम है। इसका मतलब कि 10 लाख या 10 लाख से बच्चे ऐसे हैं जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन सीट नहीं होने की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फी अगर आप देखते हैं तो लगभग 90 लाख, 1 करोड़ सारे खर्च को मिला करके पड़ जाता है, जो कि हर पेरेंट की इतनी मतलब कि सलाहियत नहीं होती है कि वो इतना फी अफोर्ड कर पाए। तो अब हमारे पास दूसरा विकल्प बचता है कि हम हिंदुस्तान से बाहर जाके पढ़ाई करें। हिंदुस्तान से बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमनली जहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए वो नेपाल है, बांग्लादेश है, जॉर्जिया है, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इजिप्ट, वियतनाम, चाइना, इन सब कंट्रीज में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अब बच्चे के लिए या पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो मतलब कि इन कंट्रीज में जा करके ना फीस के बारे में पता करे, कॉलेज कैसा है वो देखे, वहाँ की पढ़ाई कैसी है उसके बारे में जानकारी निकाले।
तो बहुत सारे लोग ये सर्विस इंडिया से ही प्रोवाइड करते हैं कि जिनका एसोसिएशन अदर कंट्री के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ है। तो हमारा भी एडुहॉक वर्ल्ड वाइड का भी एसोसिएशन बहुत सारी कंट्रीज के मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ है। हम बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, बच्चे के मार्क्स के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से, उनके ड्रीम के हिसाब से कौन सा कंट्री उनके लिए सुइटेबल रहेगा वो उनको गाइड करते हैं। जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज फाइनल हो जाता है तो फिर उनका जो एडमिशन का प्रक्रिया है, यहाँ से जाने का प्रक्रिया है, वहाँ जाने के बाद बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग, हमारे जो स्टाफ है वो मतलब के करवाते हैं। अब मधुबनी में कैसे आया और क्यों आया, ये एक सवाल तो आप लोगों के मन में ज़रूर होगा। उसकी वजह यह है कि कई सालों से ऐसा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स कॉल हमें करते हैं, जानकारी लेते हैं। बहुत सारे लोग वर्किंग हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, वो यहाँ से उठ करके पटना या दिल्ली जाना बहुत मुश्किल था। तो लगभग पिछले 2 सालों से हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को अप्रोच किया और बहुत सारे लोगों ने हमें भी अप्रोच किया कि जिनके साथ मिल करके हम लोग ये सेवा मधुबनी के बच्चों को दे पाए। लेकिन हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था कि जिसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से फेथ कर पाए। लगभग 1.5-2 साल के एनालिसिस के बाद ये मतलब कि हम लोग निचोड़ पे आए कि शाहिद साहब ये हर तरह से मतलब कि काबिले एतमाद है, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, और इनका जो एक माइंड सेट है कि लोगों को सेवा देने का, लोगों का सेवा करने का, ये हम लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो इन सब वजह से हमने आज यहाँ पे अपना एक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका देख रेख, मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ शाहिद साहब करेंगे, यहाँ लीड करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मधुबनी की जनता है वो भी शाहिद साहब के ऊपर बहुत यकीन करती है। तो अब वो लोग जिनके पास बजट कम है या जिनके घर में ऐसे लोग नहीं हैं जो पटना और दिल्ली जा कर के एग्ज़ाम एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर पाएँ, तो उन सबको इनकी तरफ से बहुत मदद मिलेगा। और ये ऐसे हैं कि मुझे लगता है शायद ही कोई मधुबनी जिला का शख्स होगा, कोई इंसान होगा जो इनके ऊपर यकीन ना रखता हो। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ शाहिद साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इनसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मधुबनी ज़िला के बच्चों को डॉक्टर बनने में मदद करेंगे। हो सकता है जैसे नेपाल और बांग्लादेश की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही सिलेबस है जो इंडिया में पढ़ाई जाती है। अदर कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे सिलेबस में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण के लिए दे दूँ, ठीक है, कि एक कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना होता है मेडिकल में। अब इंडिया में जो है वो यहाँ पे जो कम्युनिटी मेडिसिन का गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, वो उसके अनुसार पढ़ाई होगी। रशिया में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ के जो कम्युनिटी मेडिसिन का गाइडलाइन है वो पढ़ेगा। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये है कि यहाँ पे जो कुछ डिजीज ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो रशिया में नहीं है, उज्बेकिस्तान में नहीं है या जॉर्जिया में नहीं है। तो वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ की जो डिजीज है उसके लिए पढ़ाएंगे, यहाँ के बारे में पढ़ाएंगे भी तो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे। बस ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रशिया की हम लोग बात करते हैं या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब कंट्रीज की, तो ये सब कंट्री रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में रशिया से अलग हुआ। हम लोग मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन हिस्ट्री की बात करें तो रशिया ने मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन को पढ़ना शुरू किया है 1707 से, और मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन हमने जो पढ़ना शुरू किया है, हम भारतीय, हम इंडियंस ने, वो 1835 से। लगभग हमसे 128 साल पहले से वो लोग मॉडर्न मेडिसिन को पढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जो है वहाँ की मतलब कि कोई बेकार नहीं है, कोई ख़राब नहीं, पढ़ाई अच्छी है। बस एक एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का गाइडलाइन जो है वो मैं आपको एक डेट बताता हूँ, और ये सभी मतलब के पेरेंट्स को
स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइन ज़रूर देखना चाहिए। मैं डेट बता देता हूँ, पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एनएमसी का गाइडलाइन है जिसका डेट है 18 नवंबर सन 2021। उसमें जो गाइडलाइन इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, सबसे पहला कि जो बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन ले रहा है वो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त यह है कि जहां से भी वो मेडिकल एजुकेशन के लिए जा रहा है, जहां एडमिशन ले रहा है, वहां की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि उसकी जो क्लासरूम की पढ़ाई है वो 54 मंथ्स मतलब 4.5 साल, और उसके बाद एडिशनली 12 महीने का इंटर्नशिप ये होना चाहिए। इसके बाद जो एक कंडीशन है वो ये है कि जिस कंट्री से भी बच्चे ने एमबीबीएस किया है, उस कंट्री में परमानेंट प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उदाहरण कि अगर किसी बच्चे ने नेपाल से एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद नेपाल में उसको परमानेंट प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही भारत उसको एज ए डॉक्टर एक्सेप्ट करेगी। रशिया से किया है तो रशिया में परमानेंट प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन उसका होना कंपलसरी है इंडिया आने से पहले, अदरवाइज इंडिया में उसके डिग्री की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदेश से एमबीबीएस करके आ जाते हैं, हाँ, लेकिन इंडिया में जो एग्जाम एमएफजी का एग्जाम जो एफएमजी निकाल पाते हैं, उसके लिए फिर क्या? देखिए, एफएमजी का एग्जाम जो है, सबसे पहले बता दें, ये कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है। जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें परेशानी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, बहुत मतलब के मुश्किल नहीं है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम में बच्चे सक्सेस भी होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। जो लोग नहीं होते हैं वहां पे मतलब गैप क्या रह जाता है उसकी बात करते हैं। मैंने अभी शुरू में कुछ चीजें आपको बताया कि जैसे डिजीज, यहाँ पे एफएमजी जो सवाल पूछेगा वो इंडिया का जो कंट्री बेस्ड मतलब कि कुछ डिजीज है, जो डिजीज सिर्फ यहाँ पाया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा, यहाँ पे जैसे मेडिसिन को लेकर के एंटीबायोटिक का गाइडलाइन है कंट्री का, कुछ एंटीबायोटिक हमारे कंट्री में यूज होता है, दूसरे कंट्री में बैन है, कुछ मतलब के मेडिसिन दूसरे कंट्री में यूज होता है, हमारे यहाँ बैन है। तो वो जो मेडिसिन का जो गाइडलाइन है वो बच्चों को यहाँ का जो गाइडलाइन है उसको कंप्लीट पढ़ना चाहिए। और एक सब्जेक्ट की मैंने बात की आपसे, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है, वो सब्जेक्ट उसने जहां भी पढ़ाई किया है वो तो पढ़ाई किया है, यहाँ का जो सिलेबस है उसको भी एक बार कवर कर लेगा। तो मैं गारंटी देता हूं कि इन चीजों पे बच्चा अगर फोकस रहे तो दूसरे अटेम्प्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी निकाल लेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों का या पेरेंट का सिर्फ ये फोकस होता है कि भाई बच्चे ने एडमिशन ले लिया, एमबीबीएस का डिग्री ले लिया, लेकिन इस बात पे वो फोकस नहीं रहते कि भाई मतलब कि ऐसे लोगों के साथ हम जुड़े, ऐसे लोगों के हवाले हम अपने बच्चे को करें जो हमारे बच्चे को अभी एडमिशन से लेकर के पास आउट होने तक और डॉक्टर की जो मतलब डिग्री वैलिड कराने तक और इंडिया में रजिस्ट्रेशन जो प्रैक्टिस का लाइसेंस है वो दिलवाने तक हमको हेल्प करे। उनके साथ अगर वो लोग अपने बच्चों को भेजेंगे, है ना, उनके साथ मिल करके बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एफएमजी एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम होगा। और ये विषय जो उत्पन्न होता है वो होता है इमोशन से, कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे माँ बाप का सपना है मुझे डॉक्टर बनना है। इमोशन बच्चे के अंदर भी है, पेरेंट के अंदर भी है, ठीक है। और जहाँ इमोशन होता है ना, वहां पे जो ब्रेन है वो थोड़ा सा मतलब के बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, और वहां पे पेरेंट से गलती होती है। ठगने वाले तो चारों तरफ है, आप घर से बाहर कदम रखेंगे ठगने वाले लोग खड़े हैं, लेकिन आप ठगे जा रहे हैं क्योंकि आप बुद्धि विवेक के साथ काम नहीं लेते। अब एक चीज बताइए कि एक कॉलेज का ट्यूशन फी है, ठीक है, या हॉस्टल का हॉस्टल चार्ज है, या मेस का मेस चार्ज है, तो कॉलेज का फी मुझे किसको देना चाहिए? कॉलेज का अकाउंट है उसको दे, कॉलेज के काउंटर पे जाकर के वहां पे फी डिपॉजिट करके रिसिप्ट ले। जो हॉस्टल है, हॉस्टल को जो भी ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, जो भी डिपार्टमेंट रन करता है, जो भी टीम रन करता है, पैसा उनको दे, वहां से रिसिप्ट ले, ठीक है। मेस में भी वैसा ही है। यहाँ पे जो भी काउंसलर है या कंसल्टेंट है, उनको तो सिर्फ अपनी काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी चार्जेस से मतलब है। तो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी शख्स ये कहता है, कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, कोई भी कंसल्टेंट
अगर आपसे ये कहता है कि आप मुझे इतना 5 लाख रुपए दे दो, मैं एडमिशन करवा दूंगा, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, बिल्कुल बात नहीं सुननी है। आप मुझे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट दीजिए। और वो बैंक अकाउंट, एक और मैं बात बताता चलूं कि जो बच्चों का एडमिशन लेटर आता है ना, उसी पे कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का पूरा बैंक डिटेल रहता है। तो उस बैंक अकाउंट के अलावा कहीं और बच्चों को फी का पैसा नहीं देना चाहिए। और तो और यहाँ पे अभी कुछ चीजें, मतलब कि अब चूंकि इस फील्ड में है तो बहुत सारे पेरेंट्स से और बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है। यहाँ पे डिफेंस कोटा में एडमिशन करवा देंगे इंडिया गवर्नमेंट, मतलब कि इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एमपी कोटा में करवा देंगे। इस तरह की बातें पेरेंट्स से कह करके और उनके इमोशन का फायदा उठा के लोग ठग रहे हैं। तो सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती कि आप फी किसी के माध्यम से डिपॉजिट करें, सब यही कहती है कि फी डायरेक्ट डिपॉजिट करें। तो कोर्स का ड्यूरेशन था वो बिल्कुल सेम था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इस बार मतलब कि 2 चेंजेस किए। पहला चेंज ये किया है कि वहां पे क्लासरूम की पढ़ाई 5 इयर्स और इंटर्नशिप वो मतलब कि 2 इयर्स। मतलब अब जो कजाकिस्तान में बच्चे एडमिशन लेंगे उनका एमबीबीएस का कोर्स कजाकिस्तान में 7 साल का हो जाएगा। ये एक मतलब कि रूल चेंज हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि पहले सिर्फ नीट के रिजल्ट के ऊपर वहां पे एडमिशन मिल जाया करता था। अब जो बच्चे कजाकिस्तान में एडमिशन ले रहे हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे आइल्स, टफेल्स, डुओलिंगो, इस तरह के एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी हो गया है। तो ये 2 नियम जो है कजाकिस्तान में चेंज हुआ है।